जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं एसपीडी सामान्य ज्ञान का बुक। एसपीडी सामान्य विज्ञान का अगर आपको बुक नहीं मिला अभी तक उसका वीडियो, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। मैं आज भी उसका पूरा प्लेलिस्ट शेयर कर देता हूं, आप आसानी से उसको देख पाएंगे। तो आज जो हमारा एसपीडी में है वो हम पढ़ेंगे भारत में शिक्षा का विकास, साथ ही कई और एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। तो पूरा वीडियो को देखिएगा, आपको एग्जाम में पक्का हेल्प करेगा। दिया गया देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। साथ ही ये कांग्रेस के सबसे कम एज का अध्यक्ष भी थे। भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा 1968 में किया गया था। भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आया था, यह घोषणा कब किया गया था? 1968 में। 1968 में। अच्छा, आप लोगों को अगर कुछ कहना होता है या कुछ पूछना होता है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यानी तो टायरलेस कुमार सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पूछिए। कमेंट में इतना लंबा आंसर मैं कैसे दे पाऊंगा, ठीक ना। आगे यहाँ पे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है, जिसे कब जारी किया गया था? 1854 में। 1854 में जारी किया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात लॉर्ड मैकाले ने किया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात लॉर्ड मैकाले ने किया था। जब भी अंग्रेजी शिक्षा की बात आए तो लॉर्ड मैकाले, ये चार्ल्स वुड डिस्पैच जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया, और राजा राम मोहन राय, इन तीनों का नाम आपके दिमाग में आना चाहिए। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने हेतु मैकाले का विवरण 1835 ईस्वी में जारी किया गया था। इसने एक मैकाले प्रस्ताव दिया था जिसमें 1 लाख रुपया दिया था इंग्लिश शिक्षा के विकास के लिए 1835 में। शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने हंटर आयोग का गठन 1882 में तथा सेडलर आयोग का गठन 1917 में किया। ये दोनों जो आयोग था ये भी किससे संबंधित था? शिक्षा में सुधार के लिए। ओके, हंटर आयोग कब आया था? 1882, और सेडलर आयोग ये आया था 1917। अगर आप टीचर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तब तो इसको आपको याद ही होगा, हालांकि और नहीं याद है तो भाई इसको घोर के पी लो, ठीक है ना, ये पूछा ही जाता है। मुक्त विश्वविद्यालय सर्वप्रथम इंग्लैंड में खोला गया था। ये जो ओपन यूनिवर्सिटी है ये सबसे पहले कहाँ खोला गया था? इंग्लैंड में खोला गया था। साथ ही आरबीआई जो है हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका एकमात्र हेडक्वार्टर विदेश में है, और वो कहाँ पे है? इंग्लैंड में है, लंदन में है। देश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय डॉक्टर BR अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 26 अगस्त 1982 में हुआ। दुनिया का सबसे पहला कहाँ पे हुआ? इंग्लैंड में हुआ। भारत का प्रथम कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, जिसका स्थापना 1982 में हुआ। ये वही ईयर है जब दूरदर्शन पे रंगीन कार्यक्रम दिखाना शुरू किया गया। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, जिसे हम इग्नू कहते हैं, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1985 में किया गया था, 1985 में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसको आपका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा न्यू दिल्ली में ही, जहाँ पे IIT दिल्ली है ना, उसके बगल में ही है। तो इसकी स्थापना 1956 में किया गया था। 1956 में UGC का स्थापना किया गया था। NCERT का भी स्थापना कब हुआ? 1961 में हुआ, और इसका भी हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली ही देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का शुरुआत 1988, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988। भारतीय शिक्षा को 10+2 और +3 का सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। कोठारी आयोग। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम 1987-88 में लागू हुआ था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम 1997-98 में लागू हुआ था। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान तथा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में है। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान तथा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया।
भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 ईस्वी में किया गया। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 ईस्वी में किया गया था। आज़ादी के बाद शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने रामकृष्ण आयोग का गठन 1948-49 में किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज़ादी के बाद शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने रामकृष्ण आयोग का गठन 1948-49 में किया। भारत में सर्वप्रथम आईआईटी खड़गपुर की स्थापना 1951 में की गई थी। ये आप ऑनर्स का एग्जाम देते हो ना, वहाँ से लेके किसी भी अच्छे एग्जाम तक में ये पूछा जाता है कि भारत का सबसे पुराना आईआईटी कॉलेज कौन सा है। तो आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर, इसका स्थापना कब हुआ था? 1951 में, 1951। भारत में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की की स्थापना 1847 में ही हुआ था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। फोर्ट विलियम, कोलकाता, 1800 ईस्वी में। जामिया मिलिया इस्लामिक विश्वविद्यालय की स्थापना मोहम्मद अली जौहर के द्वारा 1920 में किया गया था, 1920 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाते हैं। आगे यहाँ नोबेल प्राइज़ दिया गया है और फिर पुरस्कार दिया गया है। देखो इसमें 2020 का नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया होगा, तो आप लोगों को काम रहता है कि जैसे 2020 में एग्जाम है ना, तो 2019 और 2020 दोनों का याद करना होता है। तो इसमें कुछ स्टैटिक फैक्ट दिया होगा, उसको याद कर लेते हैं। और 2020 का जो है ना, उसका हम एक अलग वीडियो बना देंगे, उसको देख लीजिएगा। नहीं तो आप अगर कहीं से अगर उपलब्ध हो तो पढ़ लेना, याद कर लेना उसको, एग्जाम में वो आपको हेल्प करेगा। नोबेल पुरस्कार की महत्वपूर्ण तथ्य क्या सब है? नोबेल पुरस्कार स्वीडन के प्रख्यात रसायनविद अल्फ्रेड नोबेल 1833 से 96 तक वो बेचारे जीवित रहे कि पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट का खोज किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का खोज कब किया था? 1867 में किया था। नोबेल पुरस्कार 1901 में शुरुआत हुआ और ये प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। कहाँ से दिया जाता है? स्टॉकहोम और नॉर्वे से। स्टॉकहोम है स्वीडन की राजधानी और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में, कौन कौन सा? भौतिक, रसायन, शरीर विज्ञान अथवा चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र में दिया जाता है। पहले ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, बाद में अर्थशास्त्र में देना शुरू किया गया। साथ ही और सारा जो होता है वो दिया जाता है आपका ये ओस्लो से, नॉर्वे की राजधानी। जबकि अर्थशास्त्र के लिए जो नोबेल पुरस्कार होता है वो स्वीडिश बैंक का जो स्टोर होता है, रिक्स बैंक, स्वेरिजेस बैंक जो है, ने अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1967 में आरंभ किया। 1969 में पहली बार रंगार फ्रिस जो कि नॉर्वे के थे तथा जैन टीन वर्जन जो कि हॉलैंड के थे, उन्हें प्रदान किया गया। याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हो कि 1867 में ही उन्होंने क्या किया था, मीन्स खोज किया था डायनामाइट का, और उसके 100 साल के बाद या फिर स्वीडिश बैंक का 300 साल पूरा हुआ, उसके उपलक्ष्य में अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज शुरू हुआ। आपको इंपॉर्टेंट डेट याद रखो, 1969 में पहली बार अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज मिला। प्रथम भारतीय अमर्त्य सेन थे जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज मिला 1998 में। 1998 में द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस भौतिकी और रसायन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर साहित्य के लिए पुरस्कार प्रदान करती है। स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर जो है वो साहित्य के लिए प्रदान करता है। बैंक ऑफ स्वीडन अर्थशास्त्र के लिए तथा नॉर्वे की संसद स्टोर्टिंग शांति के लिए नोबेल प्राइज देता है। रेड क्रॉस एक संस्था है जिसको अभी तक 3 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है। कोरोलिनिस्का चिरोजिक इंस्टीट्यूट स्वीडन का शरीर विज्ञान और चिकित्सा के लिए नोबेल प्राइज देता है। भारत को पहला नोबेल साहित्य प्राइज 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को उनके पुस्तक गीतांजलि के लिए दिया गया था। गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल प्राइज दिया गया। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा थी, जिन्हें 1979 ईस्वी में शांति के लिए नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम प्रोफेसर अब्दुल कलाम थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र
मुस्लिम कौन थे? प्रोफेसर अब्दुल कलाम। हालांकि ये पहले होंगे, अब जैसे पिछली बार शांति का था तो अब्दुल अली को मिला हुआ था, अली को। इस बार एक फूड वाले को मिला है जिसका हेडक्वार्टर रोम में आपको देखने को मिलेगा, जो कोविड-19 में फूड प्रोवाइड करवाया। यूनाइटेड नेशन का ही एक संस्था है, उसको मिला 2020 का। तो ये पुराना न्यूज़ है। विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय सीवी रमन 1923 को मिला था, 1930 को मिला था, और 28 फरवरी को इन्हीं के चलते मनाते हैं हम नेशनल साइंस डे। नोबेल पुरस्कार 2014 के तहत 8 मिलियन स्वीडिश क्रोन यानी लगभग 6.29 करोड़ रुपया दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से लेकर 42 तक नोबेल प्राइज नहीं दिया गया था। नोबेल प्राइज पाने वाली पहली महिला मैडम क्यूरी 1903 ईस्वी में रेडियो सक्रियता के लिए दिया गया। साथ ही मैडम क्यूरी को फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए मिला है प्राइज, 2 बार मिला है। नोबेल पुरस्कार में किसी एक क्षेत्र में 3 से अधिक व्यक्ति का संयुक्त विजेता नहीं हो सकता है, मैक्सिमम 3 हो सकता है। मरणोपरांत 2 व्यक्ति को दिया गया। उसके बाद 1974 में ये नियम बन गया कि मरणोपरांत, लिखा ही गया है, 1974 में नियम बन गया कि मरणोपरांत किसी को नोबेल प्राइज नहीं दिया जाएगा। सबसे कम उम्र की नोबेल प्राइज करने वाली पाकिस्तान की मलाला यूसुफजाई है, जिन्हें शांति के लिए मिला था कैलाश सत्यार्थी के साथ। कैलाश सत्यार्थी इंडिया के थे जो बेटी बचाओ के में जुड़े हुए हैं इनिशिएटिव में, और मलाला यूसुफजाई शांति के लिए, दोनों को 2014 में मिला। सबसे कम एज की है मलाला यूसुफजाई, तो नाम याद रखिएगा। सबसे लेटेस्ट इंडियन यही है जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है, और इससे पहले एक थे एस नायपॉल, तो उनका भी नाम याद रखिएगा। हालांकि इस बार जो इकोनॉमिक्स में मिला मीन्स अभिजीत बनर्जी का, वो भी भारतीय मूल के हैं, पर वो अमेरिका में रहे हैं तो भारतीय मूल का बस कह सकते हैं, अभिजीत बनर्जी। ओके, उनको भी नोबेल प्राइज़ मिला इस बार इकोनॉमिक्स का। अभी हमारा गवर्नर जनरल और वाइसराय, ये हिस्ट्री का हो गया, ध्यान से देखिएगा। बंगाल में अस्थाई कर व्यवस्था 1793 में स्टार्ट हुआ। किसने लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इसे ही अस्थाई बंदोबस्ती का जनक भी कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वाइसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के टाइम में था। लॉर्ड कैनिंग और कर्जन में कंफ्यूज नहीं कर जाना। लॉर्ड कैनिंग था 1858 के आसपास, ओके, और लॉर्ड कर्जन है 1905 के आसपास। बंगाल विभाजन रद्द कब हो गया? 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के टाइम में। इसी के टाइम में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कर दिया गया 1912 में। रेलवे बोर्ड का गठन हुआ 1905 में लॉर्ड कर्जन के टाइम में, जबकि भारत में रेल कब आया था? 1853 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। पहली बार 1940 में पाकिस्तान की मांग किनके द्वारा किया गया था? लॉर्ड लॉन लिथिगो के समय। लॉर्ड लॉन लिथिगो, लॉर्ड लिन लिथिगो के समय। कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा लॉर्ड वेवेल के समय में। लॉर्ड वेवेल के समय में कैबिनेट मिशन 1946 में भारत पहुंचा था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग में कह रहा था, लॉर्ड माउंटबेटन। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय, उस टाइम वही वाइसराय था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। फोर्ट विलियम कॉलेज जो कि 1800 में स्थापना हुआ था, उस टाइम में कौन था वहाँ का ये वाइसराय? वाइसराय नहीं होगा, गवर्नर जनरल होगा, लॉर्ड वेलेस्ली। अस्थाई बंदोबस्ती का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को। यह पद्धति लागू हुआ था 1793 में। सती प्रथा जो कि 1829 में आया और ठगी प्रथा 1930 में आया, इसका समाप्ति किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 पारित किसने करवाया था? लॉर्ड रिपन। अच्छा, लॉर्ड रिपन पॉपुलेशन से, जनसंख्या जनगणना से रिलेटेड कुछ के बारे में फैक्ट है, वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में 1902 में हुआ था। बंगाल में द्वैत शासन 1765 में हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। लॉर्ड बेवेल उस टाइम में वाइसराय था, और जो प्रथम बैठक हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सच्चिदानंद सिन्हा, वो अस्थायी अध्यक्ष थे। फिर 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद आए और वो अस्थायी अध्यक्ष बने। कलकत्ता, मद्रास, मुंबई हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में एक ही साथ हुआ, लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। पर एग्जाम में आ जाए कि पहले किसका स्थापना हुआ, तो आपको कोलकाता पे टिक करना, एक लाइन से नाम दिया गया है, कोलकाता, मद्रास, मुंबई।
होम रूल लीग की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह 1917 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही हुआ था। सहायक संधि 1798 की पद्धति शुरू की गई थी लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम में। लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम में भारत में सहायक संधि का प्रयोग डुप्ले ने किया था। भारत में सहायक संधि का प्रयोग डुप्ले ने किया था। महारानी विक्टोरिया केसर हिंद उपाधि से सम्मानित लॉर्ड रिटर मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया लॉर्ड विलियम बेंटिंक। खुद को बंगाल का शेर किसने कहा था? लॉर्ड वेलेस्ली। साइमन कमीशन भारत आया 1928 में। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928, लॉर्ड इरविन के समय में। अस्थायी स्वशासन की शुरुआत 1882 में हुआ लॉर्ड रिपन के समय में, और सहयोग आंदोलन का शुरुआत 1920 में हुआ लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ 1939 में लॉर्ड लिनलिथगो, रिपीटेड हो गया प्रश्न। कांग्रेस का जन्म लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था 1885 में, लॉर्ड डफरिन के समय। आगे दिया गया मुद्रा प्रणाली। भारतीय मौद्रिक व्यवस्था का इकाई क्या, यूनिट क्या है? रुपया है। आरबीआई की मौद्रिक नीति का नाम नीतिगत दस्तावेज है। आपको याद रखना है कि मौद्रिक नीति को कौन रेगुलेट करता है? तो आरबीआई। रुपये की पहली बार शेरशाह सूरी के शासनकाल में लगभग 1542 में ढाला गया था। रुपये को पहली बार 1542 में ढाला गया था। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन 1806 में तथा कागजी मुद्रा का चलन जो है वो 1862 में शुरू हुआ। भारत में दशमलव प्रणाली 1957 में प्रारंभ हुआ। 1 अप्रैल को मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार हो चुका है, हालांकि 4 बार हो चुका है क्योंकि एक बार मोदी के टाइम में भी हो गया, तो 4 बार हो चुका है। भारत में सिक्कों की टकसाल मुंबई में जिसका स्थापना हुआ 1800, देखो स्थापना भी भूल जाओ, कहाँ है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा। मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, नोएडा। मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा। इस भी बाद में याद कर लेना, अगर ये याद हो जाए मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, नोएडा, तब। यहाँ पे दिया गया ये सब नोट दिया गया। मूल्य के नोट करेंसी कौन छापता है? तो नासिक, महाराष्ट्र का जो है वो छापता है। देवास मध्य प्रदेश में जो है वो 20, 50, 100 और 500 के नोट को छापता है। बैंक और करेंसी नोट कागज तथा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर की छपाई सिक्योरिटी पेपर मिल जो है वो मध्य प्रदेश में है, होशंगाबाद में। नेपानगर अखबारी कागज वो भी आपको मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलेगा। 1 रुपये के नोट और उससे कम राशि के करेंसी सिक्के वित्त मंत्रालय द्वारा, जबकि 1 रुपये से अधिक राशि के नोट और सिक्के रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं। 1 रुपया के नोट पर वित्त सचिव और 1 रुपये से अधिक की सभी करेंसी पर गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। ये वित्त सचिव वाला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली लागू है, मीन्स न्यूनतम कोष प्रणाली याद रखिएगा, न्यूनतम कोष प्रणाली, मिनिमम कंजर्व्ड रेशियो, जिसे अक्टूबर 1956 में अपनाया गया था। ग्रेशम का नियम मुद्रा प्रचलन से संबंधित है। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? मुद्रा प्रचलन से। प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड कहलाता है। प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड कहलाता है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें वस्तुओं की कीमत बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें वस्तुओं की कीमत बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य क्या होता है? गिरता है। भारत में मुद्रास्फीति की माप थोक मूल्य सूचकांक द्वारा की जाती है, जिसका आधार वर्ष 2004-5 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये थोक मूल्य सूचकांक, WPI याद रखिएगा। यहाँ पे जो मुद्रास्फीति, सही बोला, मुद्रास्फीति जो है उसका माप किससे होता है? थोक मूल्य सूचकांक से। ऑप्शन में ये देगा थोक मूल्य, खुदरा मूल्य ऐसा देगा, तो थोक मूल्य सूचकांक से होता है। ये प्रश्न शायद पिछली बार बीपीएससी में पूछा गया था, तो कई बार पूछा गया प्रश्न है ये। मुद्रास्फीति में ऋणी मीन्स लेनदार का लाभ होता है। मुद्रास्फीति जब होगा तो लेने वाले का लाभ होता है। सर्वप्रथम 1 जनवरी 1999 से 11 देशों ने यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया। यूरो को। भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक व्यय पेट्रोलियम उत्पाद के आयात से होता है। सबसे अधिक जो हमारा करेंसी यूज होता है फॉरेन वाला, वो पेट्रोलियम उत्पाद पर होता है। भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा रत्न एवं आभूषण से प्राप्त होता है। विश्व में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कोष चीन के पास है। चीन के पास सबसे अधिक महंगी मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। पाउंड स्टर्लिंग जो लंदन में चलता है, पाउंड। भारत में वर्ष 1947 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की सदस्यता प्राप्त की। IMF
इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड जो है, भारतीय रुपये पर चिन्ह, ये जो रॉ वाला चिन्ह है, का डिजाइन आईआईटी मुंबई के डी उदय कुमार ने किया था, डी उदय कुमार। आगे कला और संस्कृति। भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है जिसे कर्नाटक संगीत के माध्यम से एक व्यक्ति प्रस्तुत करता है। कर्नाटक संगीत से जुड़ा है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है। भारतनाट्यम के 3 प्रमुख घराना है, तंजौर, कांचीपुरम और पंडनुलुरु। इंजीनियर कृष्ण अय्यर और यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम के प्रमुख कलाकार हैं। कृष्ण अय्यर और यामिनी कृष्णमूर्ति दोनों भारतनाट्यम से जुड़े हुए हैं। कथकली केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथकली केरल का। कथकली की गीतों की भाषा मलयालम है। कथकली में जो गाना होता है वो मलयालम होता है। 1968 में हिंदी गीतों पर पहली बार कथकली प्रस्तुत की गई थी। 1968 में कथकली मंच पर काले वस्त्रों का प्रयोग होता है। कथकली मंच पर काले वस्त्रों का प्रयोग होता है। कथक उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर भारत का, नॉर्थ इंडिया का प्रमुख नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी, आगे रुको 1 मिनट, हैंग कर रहा नहीं, सही है। बलतोल नारायण मेनन, अनंत शिवरामन माधवन, कृष्णन कुट्टी कथकली की प्रमुख कलाकार है। ओडिसी ओडिशा में प्रचलित नृत्य कला की प्राचीन शैली है। ओडिसी नृत्य पूर्णतः आराधना का नृत्य है। ओडिसी पूरी तरह क्या है? आराधना का नृत्य है। सोनल मानसिंह, केलुचरण महापात्र तथा कालीचरण पटनायक ओडिसी नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में 9 रस है। कितने रस हैं? 9 रस हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में 9 रस है। मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध केरल से है। मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध केरल से है। यक्षगान कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है। यक्षगान में नृत्य और गान का संगम होता है। यक्षगान में नृत्य और गान का संगम होता है। जात्रा पश्चिम बंगाल का लोक नाटक है। जात्रा पश्चिम बंगाल का लोक नाटक है। हरिप्रसाद चौरसिया एक बांसुरी वादक है। शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है। अजंता और एलोरा का गुफा औरंगाबाद, ये महाराष्ट्र में। अजंता और एलोरा का गुफा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। नागर शैली उत्तर भारत के हिमालय से लेकर बिंद तक है। नागर शैली जो है वो मंदिर बनाने की कला है। नागर शैली, द्रविड़ शैली, तो ये उत्तर भारत में आपको देखने को मिलेगा। मुक्तेश्वर मंदिर जो ओडिशा में है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में है, ये सब नागर शैली का उदाहरण है। नागर वास्तुकला शैली सही रूप से गुप्त काल में प्रकट हुई। नागर जो वास्तुकला शैली है मंदिर बनाने की, वो गुप्त काल में प्रकट हुआ। कांचीपुरम तथा एलोरा का कैलाश मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, ये द्रविड़ शैली का है। नागर एवं द्रविड़ शैली के मिश्रण को ही क्या कहते हैं? वेसर शैली। नागर और द्रविड़ मेन है, उसको मिला के क्या बना है? वेसर शैली बना हुआ है। कुकानूर का कालीश्वर मंदिर और लुकड़ी का जैन मंदिर वेसर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। संतलत कालीन वास्तुकला का भव्य नमूना दिल्ली स्थित कुतुब मीनार है। कला की गंधार शैली का विकास कुषाण समय में हुआ। कला की गंधार शैली जो है उसका विकास कुषाण के समय में हुआ था। आगे दिया गया गांधी युग, काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। महात्मा गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक गांव में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869। उनकी माता का नाम इनकी माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद गांधी तथा पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। इनके जन्म तिथि यानी 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस तथा पुण्य तिथि जब इनका देहांत हुआ था 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस और 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस। वे 1893 में एक मुकदमे की पैरवी में दक्षिण अफ्रीका गए थे तथा 1915 में भारत आए। पूछा जाएगा प्रश्न, भारत कब आए? तो 1915 में। गांधी जी लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी ने 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में चंपारण में किया था। चंपारण बिहार में है। 1917 में सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा तथा सुभाष चंद्र बोस को
गांधी जी को महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने और राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ओके। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग कांड तथा रॉलेट एक्ट के विरोध में 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। 1920 में 11 फरवरी 1922 के चौरा चोरी कांड से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। मतलब चौरा चोरी कांड से दुखी होकर असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। प्रश्न आएगा, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों ले लिया? चौरा चोरी कांड के चलते। जलियांवाला बाग कांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, उसके विरोध में गांधी जी ने 1920 में जो उन्हें केसर हिंद का उपाधि मिला था उसको लौटा दिया। साथ ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने मीन्स एक उनको मिला था नाइट का उपाधि, वो वापस कर दिया था। गांधी जी ने 1919 में यंग इंडिया व नवजीवन तथा 1933 में हरिजन पर प्रकाशन किया था। 1924 में एकमात्र बेलगांव अधिवेशन जो कि कर्नाटक में है की अध्यक्षता किए थे, कांग्रेस की अध्यक्षता 1924 में बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी ने किया था। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा आरंभ की। 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर की यात्रा कर दांडी में नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? नमक कानून तोड़ने के बाद 1930 में। 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है। 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा है। पोस्ट डेटेड चेक। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मारो का नारा दिया था। यहां से आपके लिए एक प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस इस टाइम में कहां थे जब गांधी जी ने करो या मारो का नारा दिया था 1942 में? कमेंट बॉक्स में बताना, पूछा गया प्रश्न है ये। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। गांधी जी की हत्या 13 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे ने प्रार्थना में किया था। मीन्स प्रार्थना करते टाइम कर दिया गया। गांधी जी की समाधि स्थल राजघाट कहलाता है। विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल ने। तो आपका आज भी 6 लेसन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं यहाँ से कुछ सीखने का मौका मिला होगा। सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। नहीं पसंद आ रहा तब डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर कारण जरूर बताएं ताकि वीडियो को इंप्रूव कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।